हेलो गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन टच कर दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है। ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म के लिए यूज़ होता है, जैसे कि प्लस सिंबल हुआ, माइनस सिंबल हुआ, मल्टीप्लाई का सिंबल हुआ, डिवाइड का सिंबल हुआ। ये सब सिंबल क्या है? ये सब सिंबल एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आप 3 और +2 करें तो ये क्या करेगा? 3 + 2 करके 5 आपको देगा आंसर। क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया इसने? दोनों नंबर को जोड़ दिया, जोड़ने का ऑपरेशन इसने परफॉर्म किया। ऐसे ही ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर हुआ, शिफ्ट ऑपरेटर हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, बिट वाइज ऑपरेटर हुआ, टर्नरी ऑपरेटर हुआ और असाइनमेंट ऑपरेटर और मिस्क ऑपरेटर हुआ। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ी देर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे आया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे INT A = 10 और B = 5, C = 6 एंड D = मैंने ले लिया 3। मैंने ये 4 वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक मैंने नल वैल्यू असाइन किया, फ्लोट E मैंने असाइन कर दिया। अब मैं एक क्या करूँगा कि E में मैं एक कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा, इक्वेशन बनाऊँगा। क्या मेरा इक्वेशन क्या रहेगा? A + B मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई C डिवाइड बाई D। मैंने ये इक्वेशन बनाया। अब देखिए, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट F लिखा मैंने और प्रिंट कराऊँगा, तो ये वैल्यू फ्लोट टाइप की है तो %F लिखना पड़ेगा मुझे। और इसकी एड्रेस क्या है? E है। देखिए अब क्या हुआ, ये वैल्यू प्रिंट हो गया। अगर इसको मैं रन कराऊँ तो कोड क्या आया? सारे कोड डिलीट करिए पहले। यहाँ पे /n /n लगा दें तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब देखिए, जो मैंने कोड रन कराया तो क्या आया? 20 आया। तो ऐसे आप अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दिया जाए कॉपी पे, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप लगाएंगे क्या? पहले आप बॉडमास रूल लगाएंगे, C और D को डिवाइड करेंगे तो 3 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आया क्या? 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 में +10 करेंगे 20। वही सेम आंसर आया था 20 आया था। लेकिन यहाँ पे बॉडमास रूल नहीं लगता, यह बॉडमास को फॉलो नहीं करता। नॉट फॉलो बॉडमास, ये बॉडमास को फॉलो नहीं करता। अगर ये बॉडमास को फॉलो नहीं करता तो किसको फॉलो करता है? कैसे इसमें कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन सही तो आया, लेकिन ये बॉडमास को फॉलो ही नहीं किया। कहीं कहीं हो सकता है आपको बॉडमास रूल गलत हो जाए, साबित हो जाए। मतलब आप इसमें कॉपी में आपका आंसर कुछ आए और इसमें इक्वेशन में लिखने पे प्रोग्राम में जब आप उसी प्रोग्राम या कोई और प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें उस इक्वेशन को लिखने पे आंसर कुछ और आए। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इसका प्रोग्रामिंग होते हैं वो बॉडमास रूल फॉलो नहीं करते। तो बॉडमास रूल नहीं फॉलो किया तो कोई ना कोई रूल होगा कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो रूल क्या है? देखिए, वो रूल है प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव। प्रेसिडेंसी क्या होती है और एसोसिएटिव क्या होती है? प्रेसिडेंसी ये बोलती है कि कौन सा जो सिंबल है वो पहले सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंसी की बात करूँ तो प्रेसिडेंसी में यहाँ पे जब आती है बात प्रेसिडेंसी की, तो जो प्लस सिंबल है, प्लस और माइनस नहीं, पहले आती है कि आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड और फर्स्ट में आएगा आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस सिंबल। इसकी प्रेसिडेंसी 1 होती है। दूसरी प्रेसिडेंसी किसकी होती है? दूसरे पे आते हैं प्लस और माइनस। और थर्ड नंबर पे आएगा क्या? आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लगाते हैं, वह चीज़ थर्ड पे ये आएगा, इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये सब क्या, जैसे आप सॉल्व किए करते हैं तो यहाँ पे इक्वल लगा दिए तो पहले ये सब इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, उसके बाद इक्वल आता है। मतलब प्रेसिडेंसी क्या होती है? पहले कि कौन सा सिंबल सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सॉल्व होगा। जैसे हमें सारे सिंबल सॉल्व होने के बाद वैल्यू असाइन की गई, तो इक्वल सिंबल क्या होता है?
वो लास्ट में असाइन होती है, लास्ट देन उसकी प्रेसिडेंसी लास्ट होती है। अब देखिए प्रेसिडेंसी तो समझ गए कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस सिंबल होगा, फिर प्लस माइनस होगा, फिर इक्वल टू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में प्लस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस सिंबल, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सिंबल थे जिसकी प्रेसिडेंसी सेम है, नंबर 1 पे दोनों हैं, जिसकी प्रेसिडेंसी सेम है। तो इसमें एक और रूल लगता है, देखिए एसोसिएटिव रूल लगता है। प्रेसिडेंसी सेम होने पर एसोसिएटिव रूल लगती है। देखिए एसोसिएटिविटी दिखा रही है। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी यह बोलता है कि कौन सा इक्वेशन किस डायरेक्शन में सॉल्व होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव डिवाइड और मॉडुलस सिंबल दिया गया होगा, तो ये किस इक्वेशन में सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मॉडुलस, ऐसे सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई आएगा तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवाइड लिखा तो फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मॉडुलस लिखा तो मॉडुलस सॉल्व होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि पहले में से मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मॉडुलस सॉल्व होगा। इसका मतलब यह है कि जो पहले लिखा रहेगा वही पहले सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई पहले लिखा हूँ मैंने, तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिवाइड पहले लिख दूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाद में लिखूँ, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। आप इक्वेशन में देखिए आंसर क्या आएगा, 10। आंसर क्या है? 10 आया। कैसे आया? यहाँ पे बी और सी पहले डिवाइड किया गया, बी में सी का डिवाइड किया, और जो आंसर आया क्या आया होगा? अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 6 मान ले रहा हूँ, तो अब देखिए 13 आया। तो बी और 6 को डिवाइड किया तो क्या वैल्यू क्या आई? 1। और वो उस 1 में मल्टीप्लाई हुआ डी 3 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या है? 3 1 3 हुआ। 3 में 10 प्लस हो गया 13, तो 13 आंसर आ गया। लेकिन जब आप वहाँ पे जो आंसर आया था वो आया था ऐसे कि वहाँ पे मल्टीप्लाई 0 आ गया, डिवाइड करने में 0 आ गया था, 0 में 10, 3 मल्टीप्लाई हुआ तो तब भी 0 हो गया, 0 अब 0 में प्लस हो गया ए, तो वो ऐसा आंसर यहाँ पे 10 है, इसलिए आया था। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू थी वो 0 आ रही थी, तो डिवाइड में वैल्यू 0 आ रही थी, आईएनटी जब 0 आ गई तो 0 शो कर दिया उसने। अगर यहाँ पे फ्लोट लिए होते तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई होती। देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लोट ले रहा हूँ, कैपिटल नहीं लिखता है हमेशा, या ध्यान रखिएगा, केस सेंसिटिव होती है सी लैंग्वेज। अब मैं यहाँ पे अगर 5 लिखा होता तो 10 नहीं आता। अब मैं देखिए रन कराऊंगा तो 10 नहीं आएगा। कितना आया? 12.50। तो ऐसा किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पे आप जब 5/6 करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट में आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट में आएगी, फिर उससे 3 मल्टीप्लाई होता है तो फिर कुछ ना कुछ पॉइंट में आती है, फिर उसमें प्लस ए कर दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ पे आईएनटी लिखा था मैंने तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आ ही नहीं रही थी, मतलब पॉइंट के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, पॉइंट में सारी वैल्यू आ रही थी, तो और आईएनटी टाइप की कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, फ्लोट टाइप की आ रही थी, इसलिए उसने आईएनटी को 0 मान लिया था। तो 0 में 3 मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, फिर ए प्लस कर दिया 10 आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉडमास रूल नहीं लगा। अगर यहाँ पे पहले यहाँ पे डिवाइड सॉल्व किया गया, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व हुआ, अगर यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होता फिर डिवाइड होता, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता फिर डिवाइड सॉल्व होता। अब देखिए आंसर क्या आएगा? अलग आएगा 20। बस सिंबल चेंज करने से आंसर चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर आप बॉडमास रूल आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आपका सिंबल या जितना चेंज करें आपको आंसर सेम मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे ऑपरेटर क्या होता है सी में, आपको किस ढंग से ऑपरेटर का यूज़ करना है। जो आप मैथमेटिक्स में ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आप जब कॉपी पे लगाते हैं तो उसका जो तरीका होता है बॉडमास रूल फॉलो करने का, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिव रूल ध्यान रखेंगे। देखिए सिंबल आप अगर उल्टा पुल्टा कर दिए, पहले मल्टीप्लाई कर दिए सॉल्व फिर डिवाइड लगा दिए, तो जो आंसर आएगा आंसर दोनों डिफरेंट होगा। मैंने आपको दिखा दिया। अब आती है एक बात होती है यूनरी। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर जिसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ए, मैं यहाँ ए प्रिंट कराऊँगा, मतलब ए नहीं, मतलब मैं ए प्लस प्लस प्रिंट कराऊँगा। तो ए प्लस प्लस क्या होगा? देखिए ए प्लस प्लस 10 आया। पर रुकिए पूरा फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से प्रिंट करके देखिए। ए प्लस प्लस मैंने लिखा, आंसर क्या आया? 10 आया। तो ऐसा किस लिए हुआ? मैंने यूनरी ऑपरेटर, ये कौन सा यूनरी है? ये आपका पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स। ये पोस्ट फिक्स हो गया।
ये पोस्ट फिक्स यूनिटरी है। मतलब पहले इसने वैल्यू को प्रिंट किया, ए वैल्यू क्या था 10 थी, 10 को प्रिंट किया, उसके बाद उसकी इंक्रीमेंट हुई। अब देखिए ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर मैं प्रिंट एफ लिखूँ ए को, रुकिए, अगर मैं प्रिंट एफ लिखूँ ए को, तो अब देखिए अब प्रिंट मैं करूँगा ए को वैल्यू को, तो क्या आएगा 11। पहले 10 आया फिर 11 हुआ। इसका मतलब यह है कि पहले इसने वैल्यू 10 रखा, उसका 1 इंक्रीमेंट हुआ 11 हुआ, उसके बाद वैल्यू ए की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। अब आप प्रिंट कराएंगे ये तो 11 आया। लेकिन अगर आप प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, अगर आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ये पोस्ट फिक्स है, अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ करूँ, प्रीफिक्स मतलब कि जो प्लस मैंने इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वो इंक्रीमेंट पहले होगा, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखिए अब क्या आएगा वैल्यू, देखिए दोनों की वैल्यू 11 आएगी। क्यों? क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ 10 में, पहले 1 का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद ए प्रिंट हुआ, फिर इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू 11 हो गई, तो यहाँ पे भी 11 आ गई, तो दोनों की वैल्यू 11 हो गई। तो आप समझ गए होंगे प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है। यह क्या है, ये प्रीफिक्स है, वो पोस्ट फिक्स था। तो ये ऑपरेटर आप समझ गए होंगे पोस्ट फिक्स। ऐसे ही इंक्रीमेंट होता था, डिक्रीमेंट के लिए भी होता है, निगेटिव साइन लगा देंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में 99 हो गई। अगर यही मैंने बाद में लगाया होता तो पहले 10 प्रिंट होता, उसके बाद उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती। देखिए पहले 10 प्रिंट हो, उसके बाद -1 हो गया। तो आप समझ गए यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है। अब देखिए अब कुछ और ऑपरेटर दिए हैं, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, शिफ्ट, रिलेशनल, इक्वलिटी, बिटवाइज और बिटवाइज लॉजिकल। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे आप एंड इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आप जब फॉर लूप पढ़ेंगे, मैं जब आपको लूप पढ़ाऊँगा, केस पढ़ाऊँगा, स्विच केस, तो उसमें क्या यूज़ होगा, जैसे आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल भी एक लूप की तरह इस्तेमाल होता है, इफ एल्स के जैसे ही। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर जब आप पढ़ेंगे लूप, तो उसमें यूज़ होंगे। जहाँ पे आपको जैसे और लगाना हुआ, एंड लगाना हुआ, तो आप कैसे क्या कौन सा सिंबल लगाएंगे। और के लिए यह होगा, एंड के लिए यह। बिट वाइज ऑपरेटर अलग होता है, उसको आपको जब बिट वाइज आएगा टॉपिक तो उसमें बता दूंगा। अब आती है बात आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर जैसे आप वेरिएबल पढ़े थे, वेरिएबल के बारे में पढ़े थे कि वह वैल्यू को स्टोर करता है, तो आइडेंटिफायर भी वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल क्या करता है, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करता है, सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, जबकि आइडेंटिफायर में वो सारे वेरिएबल भी आते हैं, एरे भी आते हैं, फंक्शन भी आता है, स्ट्रक्चर भी आता है, यूनियन भी आता है, लेबल भी आता है, मतलब ढेर सारे वैसे वेरिएबल आते हैं। ऐसे आइडेंटिफायर को ऐसे बोलते हैं, मतलब कि वो सारे फंक्शन आ जाएंगे जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, फंक्शन है, एरे भी वैल्यू को स्टोर करता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल। तो ये क्या हुआ, अब देखिए जैसे वहाँ पे वेरिएबल की आप नेमिंग करते थे कि आपका जो रूल थे वेरिएबल को नेमिंग करने के लिए, सेम रूल यहाँ पे आइडेंटिफायर को नेमिंग करने के लिए लगता है। जो आप यहाँ पे आप डिजिट का यूज़ कर सकते थे, अंडरस्कोर का यूज़ करते थे, पहले डिजिट नहीं आएगा। इट शुड नॉट बी बिगिन विथ एनी न्यूमेरिकल डिजिट, मतलब किसी भी नंबर से आप शुरुआत नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के नेम को। जैसे आप एरे की नेमिंग देंगे तो जो एरे टॉपिक आएगा तो मैंने आपको बता दूंगा कि उसमें आइडेंटिफायर क्या होता है। एरे मतलब एरे ही आइडेंटिफायर होते हैं, एरे ही होता है, बहुत और सारे चीज़ होते हैं आइडेंटिफायर की तरह से। अब देखिए सेम जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे होगी, सेम नेमिंग होती है आइडेंटिफायर की। तो अब देखिए जो आइडेंटिफायर का लेंथ होता है वो शुड नॉट बी मोर देन 31 करेक्टर। एक 31 करेक्टर से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं हो सकती। और आइडेंटिफायर शुड नॉट बी रिटन इन सच ए वे दैट इज़ मीनिंगफुल, इट इज़ ए मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड ईजी टू रीड। मतलब आइडेंटिफायर को ऐसे लिखना है जैसे आपको वो मीनिंगफुल लगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है आइडेंटिफायर में, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल भी आइडेंटिफायर होता है, सम, एवरेज, सब क्या है वेरिएबल्स के पार्ट हैं जिसको आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो इनवैलिड आइडेंटिफायर है, यहाँ पे इनवैलिड क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे 2 पहले लगा दिया, डिजिट पहले लगा दिया, इसलिए इनवैलिड हो गया। यहाँ पे इसने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया INT, इसलिए इसने इनवैलिड हो गया, क्योंकि INT पहले से रिजर्व होता है सी के लिए, 4 पहले से रिजर्व होता है। अब देखिए अब स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ इसने कर लिया प्लस सिंबल का, तो इसलिए यह भी एक आइडेंटिफायर नहीं है।
अब टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर में देखिए, इंटरनल आइडेंटिफायर होता है, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर होता है। इंटरनल आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे लोकल वेरिएबल आप देते हैं उसी फंक्शन के अंदर देते हैं, फंक्शन उसे मान लीजिए यहाँ पे इंटरनल आइडेंटिफायर क्या होगा, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल ही होता है। तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है क्या दिया है, फ्लोट दिया है। तो यह फ्लोट क्या है, इंटरनल आइडेंटिफायर है, क्योंकि मैंने इस जो आइडेंटिटी मेन फंक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, इंटरनल आइडेंटिफायर। लेकिन अब एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने किसी और फाइल में दिया रहा हूँ या फिर आइडेंटिटी के बाहर दिया रहा हूँ वेरिएबल, तो क्या होगा, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। जैसे भी अगर आप किसी और फाइल में वेरिएबल सेट कर दिए हैं, उसको फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं किसी दूसरे फाइल में, तो वह क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कहीं वेरिएबल कहीं और सेट है और यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। या फिर फंक्शन के ऊपर, अगर आप फंक्शन के ऊपर भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी मेन के ऊपर लिख देंगे कोई वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। अब देखिए, अब डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड में। तो कीवर्ड क्या होता है, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, और आइडेंटिफायर को आप डिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ABC डिफाइंड किया हूँ, जबकि कीवर्ड जो इसके प्रिंट एफ, INT, फ्लोट, ये पहले से डिफाइंड थे। और देखिए, इट मस्ट, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड जैसे यहाँ पे लोअर केस की बात हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा, अगर मैं फ्लोट को कैपिटल में लिखूँ, तो कोई मीनिंग इसकी निकल रही है, कुछ मीनिंग नहीं निकल रही है, एक एरर शो करने लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये लोअर केस के लिए वैलिड होता है, कीवर्ड लोअर केस के लिए वैलिड होता है, जबकि आइडेंटिफायर अपर केस, लोअर केस सबके लिए वैलिड होता है। यहाँ पे मैं ए को अगर एक कैपिटल ए कर दूँ तब भी ये वैलिड होगा, तब भी ये वैलिड है। और कीवर्ड क्या करता है, इट इज़ मीनिंग इन प्री डिफाइंड इन कंपाइलर से, कुछ ना कुछ मीनिंग होती है कंपाइलर के लिए। जैसे प्रिंट एफ का मतलब कि वैल्यू को प्रिंट कराना है, जबकि जो आइडेंटिफायर होते हैं नॉट डिफाइंड इन कंपाइलर में कोई उसकी मीनिंग डिफाइंड नहीं होती। अब जो कीवर्ड होता है वह अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के कम्बिनेशन को होते हैं, जबकि जो आइडेंटिफायर होंगे वह अल्फ़ाबेटिकल भी उसमें होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे, सब हो सकते हैं। इट डज़ नॉट कंटेन अंडरस्कोर, जबकि आप अगर कोई भी लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसमें जो फ्लोट लिखें, आइडेंटिटी लिखें, कहीं मैंने इसमें अंडरस्कोर का यूज़ किया, अंडरस्कोर फ्लोट, अंडरस्कोर आइडेंटिटी, तो मतलब ये जो कीवर्ड होते हैं उसमें अंडरस्कोर का यूज़ नहीं होता। जबकि मैं अपने नेम में अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ए की जगह अंडरस्कोर जेड लिख दे रहा हूँ, AZ अंडरस्कोर, ये मैंने लिखा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं जेड लिख दूँ, अंडरस्कोर लगा दूँ, और यहाँ पे जेड लिख के अंडरस्कोर लगा दूँ, यहाँ पे लगाना है। देखिए, अब मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो सेम वैल्यू आंसर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, INT AZ, यहाँ पे AZ डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसने ऐसा एरर दे दिया। यहाँ पे AZ अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब एरर नहीं आएगा, अब वैल्यू प्रिंट आएगी आपकी 10 और 9। तो समझ गए, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे ही रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।